कुछ आई थिंक 8-10 स्टूडेंट ने छुट्टी मार लिया कल, बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन एंड ऑल। ठीक है, इट्स ओके, फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा कुछ किया तो ठीक है, बट आई सजेस्ट जितना हो सके अवॉइड करो ऐसे बंक करना। ओके, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपने कल बहुत कुछ मिस भी कर दिया जो स्टूडेंट कल एब्सेंट थे। सबसे पहले जो स्टूडेंट एब्सेंट थे उनको मैं बता दूं, कल हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। वी डिस्कस्ड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको मिस हो गया है। नो प्रॉब्लम, सर आपका यूट्यूब पे लेक्चर्स डालते हैं, सर को आप बोल के डाल सकते हो लेक्चर और देख लो इमीडिएटली, क्योंकि अगर वो लेक्चर में कंफ्यूजन है, कल वाला टॉपिक मिस है, तो आज भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा ही उसके साथ। ओके, तो थोड़ा मिस मत किया करो, बेटर रहेगा कि हर एक लेक्चर में मैं कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ही लेता हूँ। ठीक है, डोंट ट्राई टू अवॉइड रिमेनिंग एब्सेंट। ठीक है। हेलो हाँ सर, होमवर्क सर, यूट्यूब पे चैनल का नाम क्या है? जी कैप्स करके कुछ है यार, वो मतलब नाम आपको ये देखो ना, मतलब सर से ले लो ना, उस ओके मैडम सर। या सर से किसी से ले लो, प्रॉपर्ली उनको पता है। मैंने देखा है यूट्यूब पे, वो नाम जी के एग्जैक्ट नहीं पता, जीनियस कैप्स करके कुछ नाम है, जीनियर जी के बी एस ऐसा कुछ, तो ओके एग्जैक्टली सर। मैडम बता देंगे या सर से पूछ लो, वो बता देंगे। ठीक है, जो मिस हुआ है तो वो देखा करो एटलीस्ट लेक्चर। ठीक है, हाँ। सो चलो लेट्स स्टार्ट देन। बट सर आई थिंक कुछ दिनों के बाद डालते हैं, ऐसा नहीं है कि कल लेक्चर हुआ तो अभी तक आ गया होगा, मे बी 5-6 दिन बाद डाल सकते हैं। अब बोलेंगे तो वो डालेंगे फिर जल्दी। ठीक, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। सो लास्ट टाइम मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए थे, किए हैं क्या आप लोग ने? टाइम मिला? यस सर। यस ओके, लेट मी चेक। अब मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। सर, मेरे को डाउट है। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? करना ठीक है, आपकी मर्जी, अभी क्या बोले। क्लोज योर माइक। गिरीश पाटिल। गिरीश पाटिल, यस हाँ। सर। क्या स्टेटस है? कुछ होमवर्क किया क्या? कल 2 प्रॉब्लम्स दिए थे। सर फर्स्ट वाला आया, सेकंड वाला ट्राई किया। हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? 4 ohms। 4 ohms। थोड़ा प्रोसीजर बता सकते हो कैसे आया, मतलब यस कैसे सर। किया? एक बार देख लो भले क्या किया है, और थोड़ा समझा दो मुझे कैसे आया 4 ohms। सर वायर था, रेजिस्टेंस 36 ohms, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। हाँ, तो उससे क्या होगा बताओ? जो 3 पार्ट्स बनेंगे उनका रेजिस्टेंस कितना कितना होगा तीनों पार्ट्स का? 12 ohms हर एक का। ये 36 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 12 ohm हो जाएगा। हाँ। ठीक है, फिर उसके फिर बाद क्या? तो पैरेलल में कनेक्टेड थे तीनों पार्ट्स जो है 12 ohms के, उनको तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। हाँ, तो उससे क्या फॉर्मूला था 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हाँ, तो इसमें R1 R2 R3 कितना डाला आपने? सर फिर 1/12 1/12 प्लस 1/12। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, करेक्ट है। यस। सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ है क्या? सेकंड नहीं हुआ है? हाँ ठीक सर। ठीक। सर हाँ बोलिए। वहाँ पे फॉर्मूला I इक्वल टू E/R प्लस R, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल जाएगा ना? हाँ, वही करना है। हाँ, ओके सर, थैंक्स। चलो, एटलीस्ट गिरीश पाटिल ने मुझे कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया है। आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट गिरीश पाटिल इज स्टडीइंग। चलो गुड, कीप इट अप, करते रहो ऐसे ही, आई एम देयर विथ यू। ठीक है, चलो अभी दूसरा एक पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट 4 ohms है, किसी को मिला है ऐसा? यस सर, यस 4 ohms। यस यस। R P is equals to R by N। हाँ, तो वो R आपको 12 लेना है और N 3 लेना है, 12/3 हो जाएगा वो। 4 ohms। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा उसका। यस सर। लगातार पता है क्या हो रहा है, स्टूडेंट जा रहे हैं आ रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, शायद लगता है डर रहे हैं कि सर मुझसे ना पूछ ले, मे बी दे आर साइनिंग आउट साइनिंग इन, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, ये है ना, ये मिताली जादव, माइक ऑन करो। Yes, sir. यस मिताली, हैव यू डन सेकंड क्वेश्चन? Yes, sir. व्हाट्स द आंसर?
0.1 volt. 0.1 ohm, Volt. 0.1 volt. Yes, that's potential drop. नहीं, उससे पहले रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, आई थिंक. हाँ, वो 99 ohms मिला. हाँ, तो मिताली is saying that resistance, external resistance is coming 99 ohms. स्टूडेंट करेक्ट है क्या? बाकी लोग बताओ. Yes, sir. सेकंड पार्ट का Yes, जो आंसर पूरा 99 Yes, sir. external resistance 99 ohms. करेक्ट है ना? Yes. Yes, 99 ohms is the correct answer. उसके बाद मैंने ये भी पूछा है कि फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस. 0.1 0.1 volt. 0.1 volt. 1 इसमें आपने मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट किया हर जगह. Yes. Yes. 100 into 10 raised to minus 3. 100 into 10 raised to minus 3. इट्स करेक्ट. 0.1 आई थिंक volt. हाँ, आई थिंक मैंने दोनों के आंसर्स बता दिए. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4 ohms. सेकंड क्वेश्चन में आंसर्स है 99 ohms एंड 0.1 वोल्ट. ये आंसर्स हैं. ठीक है. अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल अज्यूम कि ये हो गया है. सर सेकंड सम सॉल्व करके देखूंगा. सेकंड सम में बेटा अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो एक सेल है जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों गिवन है. हाँ, ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ. याद करो, कल बताया था करंट इन एनी सर्किट इज गिवन बाय ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. ये फॉर्मूला याद है? यस तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा. इसमें जो ईएमएफ है ना, दिस ईएमएफ इज 10 वोल्ट. सेल का जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है. ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. याद है? तो वो 10 वोल्ट है. नीचे कैपिटल आर गिवन नहीं है. कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो गिवन नहीं है. स्मॉल आर मींस इंटरनल रेजिस्टेंस, वो गिवन है 1 ओम. जो करंट है ना वो 100 मिली एम्पियर गिवन है. ये जो 100 करंट बोला गया है 100 मिली एम्पियर होना चाहिए. तो करंट देखो मैंने 100 लिख दिया, बट मिली एम्पियर्स. सो मिली एम्पियर्स को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए 10 पावर -3 मल्टीप्लाई होगा इधर. ठीक है जी. इसको अभी आप सिंपल है, इट्स 10 अपॉन r प्लस 1. ये आप 100 इंटू 10⁻³ जो है ना, ये इसको सॉल्व करो तो 0.1 आएगा. 0.1. हाँ, बस अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं r प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.1. ठीक है. हाँ, अब मैथमेटिक्स आप कर सकते हो. 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं. 0.1 कैन बी रिटन एज 1/10. तो 1/10 लिखो. 0.1 को लिखो 1/10. So r plus 1 will become 100. So r will become 100 minus 1. That is 99 ohms. ऐसा है. उसके बाद आपको पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, सर फ्रीज हो गया. स्क्रीन फ्रीज हो गया. फ्रीज हो गए. समझा दिया. 99 ohms आएगा. सेकेंड पार्ट के लिए आई टोल्ड यू कि सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, है ना. तो इसके लिए क्या तरीका है? सिंपल है. ये डायग्राम देखो समझ में आएगा. सपोज ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. इंटरनल रेजिस्टेंस से भी I करंट फ्लो हो रहा है. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी I इंटू स्मॉल r. तो I जो करंट है वो तो 100 मिली एम्पियर है ना. I को आप 100 मिली एम्पियर डाल दो, मतलब उसको एम्पियर में कन्वर्ट करो, तो I जो है वो 0.1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस तो 1 ओम है ना. तो इट इज लाइक 0.1 into 1, दैट इज 0.1 वोल्ट्स. तो ऐसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. स्टूडेंट, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ना, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, डिफिकल्टी है, उसका सबसे पहला रीजन होता है आप चीजों को विजुअलाइज नहीं कर रहे हो. यस, आई डोंट नो कि अभी कितने स्टूडेंट ने पहला लेक्चर अटेंड किया था, लेकिन जब मैंने सबसे पहला लेक्चर लिया था ना 11th स्टैंडर्ड का, इट वाज समवेयर इन द May मंथ. तो जब सबसे पहला लेक्चर लिया था मैंने बोला था आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब आप विजुअलाइज करोगे. यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सर्किट के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उनको
ना बैटरी दिख रही है, ना इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रही है, ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिख रही है। अगर आप देख नहीं पाओगे ना क्वेश्चंस को तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ऑलवेज गो फॉर वन सिंपल मेथड, पहले क्वेश्चन को समझो, भले उस क्वेश्चन को समझने में 10 मिनट लग जाए चलेगा, क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या निकालना है। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आपको चीजें विजुअलाइज नहीं हो रही है, तब तक कभी आप मत सोचना कि आप कॉन्फिडेंटली फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाओगे। समझ रहे हैं? एंड बिलीव मी, बहुत ही कम लोग होते हैं जो फिजिक्स के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तो मतलब आराम से कर लेते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग विजुअलाइज भी नहीं करते हैं। प्लीज स्टार्ट विजुअलाइजिंग। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको एक बैटरी इमेजिन होनी चाहिए, एक इंटरनल रेजिस्टेंस इमेजिन होनी चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये चीजें। सॉल्यूशन क्लियर स्टूडेंट्स? पाउस आडवा नहीं चल रहा, आशा चल रहा है। और कोई न्यूमेरिकल में डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ओके ओके, डू वन थिंग। अब जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ना, प्लीज माइक ऑन करना। भूषण आयरे, माइक ऑन करो। भूषण आयरे, भूषण आयरे, माइक ऑन करा। यस सर। भूषण ऑन किया? यस हाँ भूषण, न्यूमेरिकल्स किए क्या? कल 2 क्वेश्चंस दिए थे। सर, फर्स्ट वन नहीं किया। हाँ, फर्स्ट नहीं किया। फर्स्ट नहीं किया, सेकंड किया था? हाँ। अच्छा ठीक है, एक काम कर खाली, कल हमने लेक्चर अटेंड किया था पूरा, कल का लेक्चर? हाँ। ठीक है, थोड़ा सा बताओ ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म बताओ खाली, फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है, कुछ पता है? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? सर वो एनर्जी सप्लाई सेल में करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को सेल में एनर्जी सप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। कितना है 10th में परसेंटेज? 81। चलो ठीक है, ऑफ करो। ओके स्टूडेंट, आई थिंक होमवर्क के डाउट्स क्लियर हैं आपके? सो वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक नाउ। ओके, चलिए आज एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी। हाँ चलो, कल आपको याद होगा मैंने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह समझाया था। आज भी हम लोग समवॉट उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टुडे वी विल हैव अ टॉपिक ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक ये रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन शॉर्ट इट इज रिटन एज टीपीडी। टीपीडी मतलब वही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। ओके, अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सी इट। अगर मैं एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करूं, अ वेरी सिंपल सर्किट which consists of one cell and the one external resistance like this. ये डायग्राम याद करो, हमने कल भी ड्रॉ किया था। ये देखो, ये एक सेल है जिसका EMF is E, इसका EMF E है। इंटरनल रेजिस्टेंस, एवरी सेल हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, वो स्मॉल r है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल दोनों एक साथ होते हैं, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ द सेल, उसको अलग नहीं कर सकते। ये पूरा सेल हो गया। मेक इट क्लियर, डायग्राम बहुत क्लियर है आपको? यस। तो अभी इसमें से करंट फ्लो होगा, राइट? द करंट विल फ्लो थ्रू दिस। लेट्स से करंट I फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग I। तो इसमें क्या होता है, सेल के बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मतलब सेल को छोड़ दो, सेल के बाहर क्या है? सेल के बाहर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे, इफ आई कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब सेल के बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा I इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो सेल के बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसी को एक्चुअली में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक्चुअली में टर्मिनल्स मतलब क्या होता है? टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट्स। सो ये देखो,
Suppose if I draw the endpoints of a cell, ये देखो P और Q. Look at the P and Q points. दिख रहा है? P और Q points जो है ना, वो देखो सेल की end points हैं. These are the end points of the cell. तो P और Q को हम लोग terminals बोल सकते हैं. We can call it as a terminals. तो P और Q दोनों terminals हैं. Current is running from P to Q. ये देखो current ऐसे run कर रहा है. तो जब current P से Q तक run करेगा ना, तो P से Q तक जितना भी potential drop है, potential drop from P to Q, that is called terminal potential difference. ठीक है, इसका importance क्या है, मतलब why we are studying this terminal potential difference, I will tell you. But cell के बाहर जो potential drop होता है उसको बोलते हैं terminal potential difference. ठीक है, तो अगर किसी को बाय चांस पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है, कल मैंने बताया था मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय चांस क्लियर नहीं है एक बार फिर से सुन लो. जो करंट है ना, करंट इज रनिंग फ्रॉम P टू Q. सी, तो जब करंट P से Q रन कर रहा है, हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q. करंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस वी कैन अज्यूम दैट दे आर फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q. तो जब चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम P टू Q ना, तो P से Q के बीच में वो जो एनर्जी लॉस करेंगे, द एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय द 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस बिटवीन P टू Q, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q. याद है, कल समझाया था. सो ये है, इसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की एक फॉर्मूला तो ये है, I इंटू कैपिटल R. ठीक है, लेकिन इसकी एक फॉर्मूला और हम लोग आज बनाएंगे. वी विल मेक वन मोर फॉर्मूला टुडे. कल आप याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला कल मैंने बनाई थी. इन केस इफ यू फॉरगॉट यू कैन सी अगेन. कल एक फॉर्मूला मैंने बनाई थी, ये V दिख रहा है. इट इज अ सपोज पोटेंशियल ड्रॉप, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस, ये देखो ये बड़ा सा V दिख रहा है, इट्स अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ दिस V एंड दिस V इज इक्वल टू EMF ऑफ अ सेल. स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमने कल बनाई थी, आप जाके चेक कर सकते हो, कल हमने ये फॉर्मूला बनाई थी. V is a potential difference across internal resistance. Capital V is again potential difference across external resistance is equal to EMF of the cell. कल ये डिराइव की थी. Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं. अभी इसमें ये V क्या है, वापस बताओ मुझे. External resistance. Potential difference across the Drop External across- resistance. इसी को तो TPD कहते हैं, इसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. दिस कैपिटल V इज नथिंग बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. प्लस ये जो स्मॉल v है ना, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इसको बोलते हैं I इंटू स्मॉल r. लिखेंगे इसको, सॉरी I इंटू स्मॉल r. I इंटू स्मॉल r लिखा है मैंने, इक्वल्स टू EMF. तो ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट करो, आपको TPD का एक नया फॉर्मूला मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, E माइनस IR. दिख रहा है? ये फॉर्मूला देखो हमने मैथमेटिकली डिराइव किया कल वाला पॉइंट को यूज करके. कल हमने ये पॉइंट बताई थी, उसको यूज करके देखो मैथमेटिकली डिराइव किया. ठीक है, लेकिन एक लॉजिक से भी हम लोग समझ सकते हैं, मतलब logically also we can understand that why TPD is equal to E minus IR. देखो इसको मैं लॉजिकली समझा देता हूँ. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना. अब एक चीज सुन लो, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है, वो एनर्जी लॉस होता है. द एनर्जी लॉस्ट बाय 1 कूलम, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो एनर्जी लॉस होगा ना, the energy which is lost on the external resistance, that is terminal potential difference, है ना. तो जो बाहर वाली रेजिस्टेंस पे एनर्जी का लॉस होगा, that is terminal potential difference. तो अभी देखो एक कॉमन सेंस से बनता है एक फॉर्म, एक कॉमन सेंस से देखो फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं मैं. बाहर जितना लॉस होगा ना, सेल के बाहर जितना एनर्जी का लॉस होगा, उस लॉस को मैं लिख सकता हूं E माइनस IR. E क्या पता है, E इज अ सप्लाई ऑफ एनर्जी. जितना एनर्जी सप्लाई होता है वो E है ना, E is a supply. और ये IR जो है, IR
तो यार ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये है एनर्जी लॉस इनसाइड द सेल। तो ये देखो ये है सप्लाई ऑफ एनर्जी माइनस दिस इज अ लॉस व्हिच हैपन इनसाइड द सेल, लॉस ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस। सप्लाई में से इंटरनल लॉस तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको एक्सटर्नल लॉस ही मिलेगा ना। जितना सप्लाई ऑफ एनर्जी है, सप्लाई माइनस इंटरनल लॉस विल गिव यू द एक्सटर्नल लॉस। देन समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. E क्या है? एनर्जी सप्लाई। IR क्या है? ये IR इट्स अ पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब इट्स अ लॉस ऑफ एनर्जी इनसाइड द Internal. सप्लाई में से इंटरनल लॉसेस तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें मिलेंगे एक्सटर्नल लॉसेस, External loss. तो Yes. उसको ही बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टीपीडी का ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, E माइनस IR। नोट इट डाउन इफ यू वांट, ये पूरा नोट कर लो। ठीक है, सो नाम से याद रखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स। सेल की जो एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच में, तो वो होता है, ये भी लिख सकते हैं IR, या फिर वो होगा E माइनस I स्मॉल r। वेरी क्लियर? Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर। हाँ बस एक लास्ट चीज बता देता हूँ। सपोज ये जो सर्किट है ना, अगर ये क्लोज सर्किट है, ये दिस इज अ क्लोज सर्किट, तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है एंड वी गॉट दिस फॉर्मूला। लेकिन बाय चांस अगर सर्किट ओपन है, इफ सपोज सर्किट इज ओपन सर्किट आपको समझता है, सपोज सर्किट को ब्रेक कर दिया या स्विच ओपन कर दिया, अगर ये ओपन सर्किट है, कहीं पे ये ओपन हो गया है, डू यू फील ओपन सर्किट से करंट फ्लो होता है क्या? No. Yes, sir. No, No. no. If the circuit is open, current will be definitely zero. Yes. Yes. देखो I मैंने जीरो लिख दिया है, करंट विल बी जीरो। तो ये फॉर्मूला में आप ये I को जीरो डाल दो सिर्फ। अगर आप I को जीरो डालोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू EMF। EMF. ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे आया, बट फर्स्ट यू नोट इट डाउन। So terminal potential difference is equal to EMF. Otherwise, it is given by E minus IR. तो इसमें इन दोनों इक्वेशंस को आप अच्छे से देख लो, जो भी दोनों मैंने बनाए, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली लेस देन EMF। क्या बोल सकते हैं? TPD और EMF में बड़ा कौन है? EMF EMF. EMF बड़ा है. और लेकिन कभी दोनों EMF. इक्वल भी हो सकते हैं ना, they can be Yes. equal। Yes. तो TPD is lesser than or sometimes equal to EMF, है ना? क्लियर? तो सेल के बाहर जो पोटेंशियल गिरता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेल के बाहर, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? So I hope this concept was clear. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ी देर के बाद, बट पहले अभी थोड़ा थियरी में डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है जूल्स हीटिंग, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी लिख सकते हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या सिंपली जूल्स हीटिंग। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, 9th या 10th में भी किया ही होगा ये जूल्स हीटिंग। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है ना, द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय I स्क्वायर RT। Square RT. Yes. Oh. हाँ, लेकिन ये डिराइव किया था क्या कभी I स्क्वायर RT? किससे सुना है? Yes. Yes, sir. मतलब अगर मैं बोलूं आप डिराइव करके बताओ I स्क्वायर RT, तो कैन यू डू इट? आई No, थिंक sir. नो। No. नहीं ना? ठीक है, तो एक काम करो, लुक एट द डायग्राम। चलो ये जो फॉर्मूला ना I स्क्वायर RT,
वो कभी कभी डिराइव करने भी पूछ सकते हैं, तो आपको डिराइव करने आना चाहिए. दैट इज ओनली नोन एज जूल्स हीटिंग. तो हम लोग बस आई स्क्वायर आर टी डिराइव करेंगे. देखो कैसे डिराइव होता है. सी सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर है. इस रेजिस्टेंस में देखो आई करंट पास हो रहा है, एंड सपोज दिस आई करंट passes फॉर द टाइम ऑफ t सेकेंड. For the time of t second, the current I is passed. देखो current I is passed for the time of t seconds. हमको ये कैलकुलेट करना है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, how much heat will be produced. ठीक है. देखो अभी जो ये दोनों टर्मिनल्स लिए ना मैंने, ये दो टर्मिनल्स है. देखो these are the terminals of this resistance. दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेट्स से V है. V is a potential difference between these two end points. देखो इधर लिखा है V. ओके और कितने टाइम के लिए करंट पास हुआ? T टाइम के लिए करंट पास हुआ. तो एक बात बताओ, T टाइम के लिए करंट पास हुआ है, तो in this time of T seconds, do you feel some charge will flow through resistance? T टाइम है, टी टाइम तक के लिए करंट पास हुआ है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ टी टाइम के लिए, टी टाइम में यहाँ से कुछ चार्ज पास होगा टी टाइम के लिए. Yes. सपोज वो चार्ज है Q, यहाँ पे लिखा है मैंने, लेट Q इज द चार्ज दैट पास्ड थ्रू दिस रेजिस्टेंस इन द टाइम ऑफ t सेकेंड्स. ठीक है. तो ये जो चार्ज है ना इसमें से पास हुआ है, जब चार्जेस इस रेजिस्टेंस से पास होते हैं तो वो एनर्जी अपनी लॉस करते हैं, दे लूजेस एनर्जी. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जब भी चार्जेस यहाँ से पास होते हैं ना तो वो एनर्जी लॉस करते हैं. टेल मी वन थिंग, द एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? Potential difference. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V ना. Yes. तो मैंने लिखा है एनर्जी लॉस, सपोज 1 कूलम्ब के चार्ज के लिए लिखा है मैंने, इट्स V. तो एनर्जी लॉस बाय Q कूलम्ब ऑफ चार्ज कितना होगा? QV. देखो QV लिख दिया मैंने. दिस इज एनर्जी लॉस. कोई पूछेगा नहीं आपसे कि ये QV क्यों लिखा है, यू कैन राइट डायरेक्टली. आपको खाली समझ में आना चाहिए कि क्यों कर रहे हो. तो एनर्जी लॉस विल बी QV. अब Q को मैं ऐसे ही रखता हूं, Q आई एम कीपिंग एज इट इज. ठीक है. V को मैंने लिख दिया I इंटू R. V को मैंने लिख दिया I इंटू R एज पर ओम्स लॉ. अब एक बात बताओ, Q चार्ज जो है ना, Q इज अ चार्ज विच पासेस इन द टाइम ऑफ t सेकेंड. तो व्हाट विल बी Q बाय T? I. इसमें से आप Q की फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो. Q विल बी इक्वल टू IT. IT. Yes. तो ये जो Q है ना, इस Q को मैं IT लिख दूंगा. देखो यहाँ पर जो Q है इसको मैंने IT लिख दिया, इंटू I इंटू R. तो ये हो गया IT इंटू IR, मतलब I स्क्वायर RT. ये एनर्जी लॉस हुआ है ना, हम लोग ये बोल सकते हैं दिस एनर्जी विच इज लॉस्ट, दिस एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी. जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है. हमेशा नहीं स्टूडेंट, मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, हमेशा नहीं. रेजिस्टेंस के केस में ऐसा होता है कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस जो एनर्जी लॉस हुई वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, सपोज बल्ब है, सपोज वी आर नॉट हैविंग दिस रेजिस्टेंस, वी आर हैविंग बल्ब. बल्ब है सपोज रेजिस्टेंस की जगह, बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है. बल्ब की जो फिलामेंट होती है दैट आल्सो हैव रेजिस्टेंस. अगर आप बल्ब लगा दोगे ना, तो इन केस ऑफ बल्ब दिस एनर्जी लॉस्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड आल्सो लाइट एनर्जी. जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट बनेगी, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में हीट ही बनती है. It depends on the device that you are connecting. Resistance की जगह कुछ और लगाया तो एनर्जी किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है. But here energy lost will be converting in the form of heat in case of resistance. तो ये देखो, ये है heat produced, I square RT. फॉर्मूला तो आपको मालूम है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी डिराइव कर लिया हमने. देखो बहुत ही इजी है, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आई एम श्योर. फिर भी कुछ है तो आप पूछ सकते हो. Is any doubt is there, you can ask. तो वो एनर्जी लॉस में QV कैसे आया वो समझा नहीं.
पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन याद है? मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले आपको मीनिंग समझना होगा, तभी आप ये समझ पाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या डिफरेंस है ना, दो पॉइंट्स के बीच में होता है। डिफरेंस के लिए आप दो पॉइंट्स लेते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दीज टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट्स एनर्जी लॉस्ट बाय 1 कूलम। यहां से यहां फ्लो होने के टाइम पे द एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज ऑफ 1 कूलम, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। 1 कूलम जितना लॉस करता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V। तो Q कूलम कितना लॉस करेगा? QV। अब और क्या समझाऊं, मैंने बताया तो था, ये कल भी हमने यूज किया था इसको। स्टूडेंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, बस ये चैप्टर जो है ना ऑलमोस्ट अभी एंडिंग पे आ रहा है। दो चार चीजें तो, मतलब दो छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं अभी इस चैप्टर में, दैट आई एम कवरिंग टुडे। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यहां पे लिखा है मैंने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता है? आपने 10th स्टैंडर्ड या 9th में सीखा है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब 2 या 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लेते हो या 2 या 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लेते हो, तो उसको मैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ। मतलब यू आर टेकिंग अ रेजिस्टेंस इन ग्रुप्स, सीरीज ग्रुप और मे बी पैरेलल ग्रुप। तो यहाँ पे सिमिलरली ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल्स लेंगे, सेल या बैटरी जो भी बोलो उसको। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है मैं बता दूंगा आज, बट सेल और बैटरी में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सेल बोलते हैं। चलो, अगर आप बहुत सारे सेल्स ले लो, इफ यू कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज और यू मे बी कनेक्टिंग द सेल्स इन पैरेलल, तो हाउ मच विल बी द टोटल EMF ऑफ दोस कॉम्बिनेशन, वो करना है। मतलब वी हैव टू टेक द सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो स्टूडेंट, आपने 9th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल किया है, क्या आपने सेल्स भी लिया है क्या? सेल्स सीरीज एंड पैरेलल? No. No. तो वो नई चीज है आपके लिए। तो यू विल नाउ यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस न्यू थिंग इन द 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज ले लेते हैं। चलो, पुट द हेडिंग सेल्स इन सीरीज। पहले सीरीज कर लेते हैं और फिर पैरेलल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक सिंपल तरीके से हम लोग सेल्स को सीरीज में लेंगे। जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम। एक बार आराम से देख लो पहले, नो नीड टू ड्रॉ, जस्ट हैव अ लुक। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये देखो, आपको यहाँ पर ध्यान से देखो, यू कैन सी 3 सेल्स, 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं। जो पहला सेल है ना, सपोज उसका EMF है E1, बट एवरी सेल हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इट इज R1। दूसरा जो सेल है, इट्स EMF इज E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2। जो थर्ड सेल है, यहाँ पे देखो थर्ड सेल है, उसका EMF है E3 एंड रेजिस्टेंस इज R3। ध्यान से देखो, ये तीनों सेल्स अगर आप देख सकते हो, दे आर हैविंग अ EMF E1, E2, E3। These cells are definitely connected in series। ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखो, इनके जो टर्मिनल्स है ना, टर्मिनल मींस एंड पॉइंट्स ऑफ द सेल। देखो ये दोनों एंड पॉइंट्स है, सी। ठीक है, अब इमेजिन करो कि हमें क्या करना है, हमें नेट EMF निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट EMF, और वी कैन कॉल इट एज अ नेट EMF। ठीक है, नेट EMF क्या होता है? अगर मैं इन तीनों सेल्स को रिप्लेस करके एक ही सेल लगाना चाहता हूं जो इन तीनों सेल्स का काम अकेला करेगा, तो उसको बोलते हैं नेट EMF। ठीक है, मतलब इन तीनों का टोटल EMF चाहिए मुझे। ठीक है,
सो पहले आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली फॉर्मूला एंड देन आई विल डिराइव इट. नेट ईएमएफ क्या होता है, ध्यान से देखो. यहां पर आप एक मिनट ध्यान से देखना, जो सेल्स है ना, तीनों सेल्स है ना, वो सेम मैनर में कनेक्टेड है. सेम मैनर मतलब नेगेटिव टर्मिनल इज ऑन द राइट साइड, पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑन द लेफ्ट साइड. इधर भी वैसा ही है, नेगेटिव टर्मिनल ऑन द राइट साइड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द लेफ्ट साइड. नेगेटिव टर्मिनल ऑन द राइट साइड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द लेफ्ट साइड. तो ये देखो, मैं इसको ऐसे रीड करूंगा. देखो यहां से आप स्टार्ट करो, माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल, देन अगेन माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल, देन अगेन माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल. ये सेल्स है ना प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्टेड है. इन सच केसेस net EMF is given by this formula, E1 plus E2 plus E3. Simply, ठीक है, मतलब सिंपल प्लस करना है, दैट इज अ नेट EMF. ठीक है, इसका प्रूफ क्या है? इसका कोई एक्चुअली डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं है, इट्स रियली डोंट हैव एनी प्रॉपर प्रूफ. थोड़ा मैं लॉजिकली समझा सकता हूँ. स्टूडेंट, आपको EMF का डेफिनेशन याद है? बहुत बार हो चुका है. EMF is energy supplied by the cell to the 1 coulomb of charge, है ना? अब एक काम करो, इमेजिन करो कि यहाँ से 1 कूलम का चार्ज आया, ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ से 1 कूलम का चार्ज आया. तो 1 कूलम का चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा तो ये जो बैटरी है उसको माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल पे थ्रो करेगी, माइनस से प्लस तक. एनीबॉडी, ये सपोज 1 कूलम का चार्ज आया, तो आप लोग बताओ ये बैटरी उसको कितना एनर्जी देगी? 1 e की E1 1 e की E1 E1 हाँ. मतलब you want to say 1 time E, I think so. 1 time मत E1, I think, क्योंकि देखो इसका EMF E1 है, so energy supplied to 1 coulomb will be EMF ना. so यहाँ से मैं assume कर रहा हूँ, just have a assumption कि यहाँ से 1 coulomb भी आ रहा है ऐसे. 1 coulomb नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा, उसको ये पॉजिटिव पे शिफ्ट करेगी बैटरी, and it will give the energy of E1. फिर वो पता है यहाँ से पास होगा, फिर वो E2 सेल में पहुंचेगा. E2 सेल के भी नेगेटिव टर्मिनल पे वो पहुंचेगा और वो अपने आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट करेगी. तो अब ये बैटरी कितना एनर्जी देगी बोलो? E2 1 कूलम के चार्ज. E2. हाँ. उसके बाद फिर थर्ड सेल में वो एंटर करेगा, थर्ड सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक वो अपने आप पहुंचेगा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव will be shifted by the battery. ये बैटरी एनर्जी देगी E3. तो मैं 1 कूलम की बात कर रहा हूँ, I am assuming 1 कूलम is flowing. So जब 1 कूलम यहाँ से बाहर निकलेगा इधर से, ठीक है, नो डाउट वो कुछ एनर्जी लॉस भी करेगा क्योंकि रेजिस्टेंसेस भी हैं, लॉसेस भी होंगे बिकॉज रेजिस्टेंसेस आर देयर. बट ओवरऑल सप्लाई कितना हुआ 1 कूलम के चार्ज को? यहाँ पर पूरा एनर्जी कितना सप्लाई हुआ? E1 plus E2 plus E3. That E1 means plus the E2 total plus E3. EMF of this cell is E1 plus E2 plus E3. That's why यहाँ पे तीनों का प्लस हो रहा है. मतलब these 3 cells can be replaced by a single cell having an EMF of E1 plus E2 plus E3. ये net EMF है. Okay. और net resistance जो है between these 2 points, ये 2 points के बीच में जो net resistance है, ठीक है, वो होगी इतनी, R1 plus R2 plus R3. No need to explain, I think this. No need to explain this, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस जो आपको दिख रही है वो तीनों सीरीज में है कि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में? Series. एक के बाद एक है ना. जो करंट R1 रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, सेम करंट विल रन थ्रू R2 रेजिस्टेंस आल्सो, और वही करंट R3 से भी जाएगा. तो अगर तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रहा है ना, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. अगर ऐसा है कि 3 रेजिस्टेंस है, 4 है या 10 रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको पता है चारों रेजिस्टेंस से सेम करंट जा रहा है, करंट स्प्लिट नहीं हो रहा है, दैट मींस वो सब सीरीज में है रेजिस्टेंसेस. तो यहाँ पे भी नेट रेजिस्टेंस विल बी R1 plus R2 plus R3. ठीक है, इसका मतलब समझ के लो. इसका मतलब है आप ये पूरे तीनों सेल्स को रिप्लेस करके यू कैन हैव अ 1 सेल ऑफ दिस EMF एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, बात क्लियर हुई? इसमें देखो अभी हम लोग एक स्पेशल केस ले लेंगे. स्पेशल केस मतलब एक स्पेशल फॉर्मूला बनाएंगे इसमें से. सपोज यहाँ पर मैंने आपको 3 सेल्स दिखाए ना. सपोज 3 सेल्स नहीं है, n सेल्स हैं. देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स. लेकिन जो n सेल्स हैं सबके सब सेम EMF के हैं, सबका EMF सेम है E. इफ n सेल्स ऑफ सेम EMF E
ये देखो यहाँ पे लिखा है, पढ़ो एक बार अच्छे से। इफ n cells of EMF E are connected in series, है ना, तब हमको निकालना है कि नेट EMF कितनी होगी। बोलो, एनी आइडिया? NE ये देखो है ना, ये यहाँ पे ऐसे E1 E2 E3 ऐसे n टर्म्स आ जाएंगे ना, और हर एक का EMF E है, so it will be E plus E plus E plus E up to n times, so it become NE। और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अगर सब सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आल्सो सेम, इट विल बी R plus R plus R NR। लेकिन ये तभी करने का स्टूडेंट जब सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, ऑल सेल्स आर हैविंग सेम EMF सेम रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? ठीक है, कुछ नोट करना है तो कर लो जल्दी। इसका कोई प्रूफ नहीं रहता है इन फॉर्मूलास का, नो प्रूफ रिक्वायर्ड। या होगा? Yes. अभी भी हम लोग सीरीज पे ही है, मतलब पैरेलल पे नहीं जाएंगे, सीरीज में। अब एक बात और बतानी है, देखो यहाँ पर आप सेल्स को देखोगे ना, तो ये सेल्स ऑर्डर में कनेक्टेड है, मतलब हर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड है और पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड है। ये देखो माइनस प्लस, अगेन माइनस प्लस, अगेन माइनस प्लस, इसको बोलते हैं सेल्स एक प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्टेड है। अगर मैं ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर दूं तब थोड़ा सा चेंजेस आ जाती है। लुक एट दिस नाउ, सपोज ये फर्स्ट सेल है, सी टू इट केयरफुली, फिर ये दूसरा सेल है प्रॉपरली, अब देखो ये, उसके बाद जो तीसरा सेल है, सपोज यहाँ पे जो तीसरा सेल कनेक्टेड है उसको मैं रिवर्स कर देता हूं, मतलब माइनस प्लस टर्मिनल को रिवर्स कर दिया। ये देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रॉइंग इंटरनल रेजिस्टेंस, बट इंटरनल रेजिस्टेंस आर आल्सो देयर हैं, लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं किए सिर्फ। ये देखो, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। देखो अभी ध्यान से, यहां से चालू करो, माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल और फिर से माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। लग रहा है ना E3 उल्टा कर दिया? Yes. Yes. इन सच केसेस क्या होता है, इन केसेस में क्या होता है कि E1 E2 तो आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड है, E1 E2, तो इन दोनों का EMF ऐड होता है, दैट इज E1 प्लस E2। लेकिन क्योंकि E3 उल्टा कनेक्टेड है, इसका EMF सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। फ्रॉम E1 प्लस E2 वी विल सब्ट्रैक्ट द E3, दैट विल बी द नेट EMF। हाँ, अगर सपोज बाय चांस अगर E3 सबसे बड़ा है, अगर सपोज E3 इज ग्रेटर देन E1 प्लस E2, E3 अकेला E1 प्लस E2 से भी बड़ा है सपोज, तो यहाँ पे उल्टा होगा, फिर E3 माइनस E1 प्लस E2 होगा। मतलब ये दोनों सेल्स का EMF आपस में ऐड होगा क्योंकि ये दोनों प्रॉपरली कनेक्टेड है, ये उल्टा कनेक्टेड है तो इसका EMF अलग होगा। फिर इन सेल्स की EMF और ये जो अकेला सेल है इसकी EMF सब्ट्रैक्ट होती है। जो भी बड़ा है, अगर E3 बड़ा है तो E3 में से वो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट सेल व्हिच इज रॉन्गली कनेक्टेड। अगर E3 उल्टा कनेक्टेड है तो सब्ट्रैक्ट होता है। अभी कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर माइनस क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐड ही होना चाहिए ना अल्टीमेटली। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट है, स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई एम एक्सप्लेनिंग वंस। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आप अज्यूम करो कि यहां से ना +1 कूलम का चार्ज एंटर कर रहा है, माइनस मत लेना, +1 कूलम। जो भी सारी इलेक्ट्रिसिटी की डेरिवेशंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सब पॉजिटिव चार्जेस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। वी बिलीव दैट अज्यूमिंग पॉजिटिव चार्जेस आर फ्लोइंग, उसके हिसाब से बनाई गई है। तो ये देखो यहाँ पे +1 मैंने लिखा है स्ट्रिक्टली। जब ये +1 कूलम का चार्ज है तो आप बताओ, ये प्लस कूलम का चार्ज है, +1 है, ये माइनस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा ना कि प्लस टर्मिनल Yes. की Yes. माइनस? नेगेटिव टर्मिनल। यस, तो ये सर्किट में फ्लो होके देखो E1 के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा, इट विल रीच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1।
फिर E1 से पास होगा एंड E2 से भी पास होगा, तो उसको जो एनर्जी मिलेगी, द एनर्जी विच विल बी सप्लाइड टू दिस 1 कूलम, वो एनर्जी होगी E1 प्लस E2। अब ऐसे करते वो E2 में से पास हो जाएगा। जैसे ही वो E2 से पास होगा, मतलब सोचो E2 में से निकल आया वो +1 कूलम ना, उसके सामने देखो, इस +1 कूलम के सामने E3 का पॉजिटिव टर्मिनल है, देयर इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E3। तो क्या लगता है +1 कूलम जाएगा अपने आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E3 की तरफ? No. No. +1 होगा ना, +1 कूलम विल बी रिपेल्ड बाय प्लस टर्मिनल ऑफ Repelled. E3। Yes. Yes. वो Yes. जाना नहीं चाहता है, लेकिन क्या होता है, अभी थोड़ा विजुअलाइज करना, ये जो 1 कूलम का चार्ज है ना, इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि स्लोली स्लोली जाता है 1 कूलम, वो मतलब उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो फायर किया हुआ रहता है। इट्स लाइक अ बुलेट, बुलेट की तरह भागता है वो। तो इवन दो द चार्ज इज रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E3, रिपेल्शन होगा, फिर भी वो इसको क्रॉस ओवर कर ही लेगा, इट विल बी एबल टू क्रॉस ओवर इट, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, इसका एनर्जी लॉस हो जाता है, गेन तो नहीं होता है, लॉस होता है इनफैक्ट, क्योंकि रिपल्शन हुआ ना। अगर आपको कोई रिपेल करेगा फिर भी आप उसके अगेंस्ट जाओगे, तो आपकी एनर्जी लॉस होगी उस काम में। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है अल्टीमेटली, एंड दैट्स व्हाई हम लोग -E3 ले लेते हैं। थोड़ा ध्यान में रखो, इट्स ओके, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे इतना, क्योंकि काफी कुछ चीजें हैं इसमें। सो रिमेंबर, प्लस टर्मिनल सामने आ गया ना, इसलिए रिपल्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन लूजेस सम एनर्जी व्हाइल पासिंग थ्रू दिस टर्मिनल्स। सो -E3 करना है इधर, +E3 नहीं करना है। तो याद रखो, अगर सेल्स उल्टे कनेक्टेड है तो यू हैव टू सबट्रैक्ट देम। सर हीट भी प्रोड्यूस होगा ना? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हीट भी प्रोड्यूस होगा ना? हाँ, थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो हीट सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा, जब चार्ज सेल में से पास होगा तभी वो होगा, ठीक है, करेक्ट है। वो एनर्जी लॉस तो हीट के फॉर्म में होगी ना, ठीक है। सो आर यू क्लियर विद दिस ऑल थिंग्स? Yes, sir. Yes. Yes. दिस इज कॉल्ड सेल्स इन सीरीज। सीरीज काफी इजी होता है, इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। सो एक काम करो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। तो इस पे देखो, मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, एक्सट्रीमली स्मॉल न्यूमेरिकल, वो आपको अभी करना है। देखो आपसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जो टॉपिक सेल्स का डिस्कस किया उसके ऊपर दे रहा हूं मैं, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, इफ n identical cells, if n identical cells, each of the EMF E, each of the EMF E are connected in series, are connected in series, but out of n cells, comma, अभी स्मॉल m लिखो, स्मॉल m, आउट ऑफ n cells, उसके बाद लिखो स्मॉल m cells, small m cells are wrongly connected, are wrongly connected, ठीक है। ब्रैकेट में एक चीज लिखो, ब्रैकेट में लिखो कि जो स्मॉल m है ना, स्मॉल m इज वेरी मच स्मॉलर देन n। स्मॉल m बहुत छोटा है n से, स्मॉल m इज वेरी मच स्मॉलर देन n। ब्रैकेट ओवर। then find the net EMF of this combination. Then find the net EMF of this combination. एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं, एक बार जस्ट मेक श्योर आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। If n identical cells of each of EMF E are connected in series, full stop, out of n cells, comma, m cells are wrongly connected. n में से जो m cells हैं वो wrongly connected हैं। जो m है ना, m in the bracket में लिखो, m is very much smaller than n। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो m, ये देखो ऐसे। Then find out the net EMF of the combination. इंटरनल रेजिस्टेंस लो मत लो चलेगा, हमें रेजिस्टेंस में जाना ही नहीं है, हमें खाली EMF से मतलब है।
करना चाहोगे ट्राई कि मैं कराऊं डायरेक्टली? टेल मी। करने का है सर। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, 120 seconds. ट्राई इट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर किसी का आंसर आ गया ना, ठीक है, तो आप बताओ मत, वेट करो, 2 मिनट के बाद आपको बताना है। डोंट टेल मी। या आंसर आ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? अद्वय आचरेकर, अद्वय आचरेकर, माइक ऑन कर एक मिनट। यस सर। ट्राई कर रहे हो तुम वैसे? हाँ सर, ट्राई किया पर नहीं आ रहा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पढ़ दो, क्या लिखा है? If Question? n identical cells, each हाँ. of the EMF E are connected in series, but out of n cells, m cells are wrongly connected, then find the net E of this combination. ठीक है, तो खाली इतना बताना, अगर सपोज सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या लगती है सेल सीरीज के लिए? क्या फॉर्मूला है? So, net E equals to E1 plus E2 plus E3. और अगर ये तीनों सेल्स आइडेंटिकल हैं, E1 E2 E3 आइडेंटिकल है, तो कितना हो E जाएगा? net equals to NE. n टाइम्स E। Yes. लेकिन यहाँ पर m सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है, तो जो रॉन्गली कनेक्टेड है मतलब उसका माइनस प्लस उल्टा कनेक्टेड है, तो इनका EMF सब्ट्रैक्ट करना चाहिए रॉन्ग सेल्स का कि ऐड ही करना चाहिए? याद है जो रॉन्गली कनेक्टेड बताया था लास्ट? ठीक है, शायद थोड़ा डाउट है, प्लीज थोड़ा ध्यान दो, लेक्चर में प्रॉपर नहीं है आपका अभी भी। ठीक है, क्लोज योर माइक। हाँ, एनीबॉडी गॉट द आंसर? भले आप मैसेज करो या भले माइक ऑन करके बताओ, क्या आंसर आया? कुछ मिला क्या? Net Yes, E sir. equals to सर En minus E E. minus E ME. Na minus me. NA minus M. EM minus En minus EM minus EN. E net is equals. एक मिनट, जो NE माइनस ME बोल रहे हैं, आपको इतना तो आना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए कि E बाहर ले लो, ब्रैकेट में N माइनस M लिखो प्लीज। E लेके घूम रहे हो, E को कॉमन ले लो ना। मयूरेश मुडलियार बोल रहा है, इट्स मयूरेश मुडलियार, that it is N minus M in the bracket and then E. ऐसा है क्या आंसर आपके? Sir, Yes. हाँ, Sir. net EMF equals to n minus ME minus ME. अरे तो पूरा E कॉमन ले लो ना, पूरा, तो फाइनल आंसर बताओ E कॉमन लेके। E N in E bracket N minus M. E in the bracket N minus M bracket close. N minus M ना? Yes. नाम क्या आपका? पीयूष। Name? अरे कुछ पनिशमेंट नहीं दूंगा, नाम बताने में क्या हो रहा है, बोलो। सर बता, अभी बता। पीयूष। पीयूष। नहीं, नाम मैंने सुना नहीं इसके लिए। पीयूष, आपका आंसर है N minus M in the bracket and then outside it is E, right? Yes. ठीक है, तो पीयूष और मयूरेश मुडलियार का आंसर सेम ही है, दोनों बोल रहे हैं कि N minus M outside the bracket it will be E
n minus m into e. That's it. स्टूडेंट यही आंसर आ रहा है सबका? Yes, sir. आगे मैं राइट आंसर अभी स्क्रीन पर लिख। हाँ, आरजू खान का भी वही आंसर है। आरजू खान n minus m बोल रहा है ना अब भी? सर ठीक, हाँ बोलो। e in bracket n minus 2m. n minus 2m। अच्छा, क्या नाम है आपका? तेजस तेजस गोसावी। गड़गे। तेजस गड़गे। तेजस गड़गे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सी स्टूडेंट, राइट आंसर है n minus 2m इन द ब्रैकेट एंड देन इट इज e। ये है राइट आंसर, स्क्रीन पे लिखा है मैंने। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते हैं कि आप अपना दिमाग लगा के बिना उसको कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है। ये आंसर है। अब कैसे है वो देख लो एक बार। सी टोटल n नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, टोटल n सेल्स हैं, लेकिन n सेल्स में से जो m सेल्स हैं वो तो रॉन्गली कनेक्टेड है ना। ये देखो स्क्रीन पे देखो, ये देखो मैं n सेल्स बना रहा हूँ, अभी तक देखो मैंने 4 सेल्स बनाए हैं। ऐसे हमारे पास टोटल कितने सेल्स हैं? n नंबर ऑफ सेल्स हैं, लेकिन n में से जो m नंबर ऑफ सेल्स हैं वो रॉन्गली कनेक्टेड है ना। ये देखो मैं अभी रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स बना रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये रॉन्गली कनेक्टेड है। चेक करो, ऐसे जस्ट ऐसा है कि देखो ये टोटल 6 सेल्स बनाए, 6 में से 2 सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड लिए हैं, है ना। ठीक है, मतलब मैंने n इक्वल टू 6 ले लिया है और m इज इक्वल टू 2 ले लिया है, तो 2 सेल रॉन्गली कनेक्टेड है इसमें। तो एक बात है, ये जो सेल है ना, अभी मैं 2 सेल्स तो नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा ये m सेल्स है। तो एक देख के बताओ, ये जो रॉन्गली कनेक्टेड है सेल, तो राइट कनेक्टेड कितने हैं? कितने ये वाले सेल्स कितने होंगे? ये वाले सेल n थोड़ी होंगे, n माइनस m सेल्स है ना ये। मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे सेल्स है ना, इनका ईएमएफ आपस में ऐड होगा, तो इनका ईएमएफ होगा n माइनस m इंटू e। दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल्स। और ये जो सेल्स है इनका टोटल ईएमएफ क्या होगा? ये टोटल m सेल्स है ना, इनका ईएमएफ होगा me। लेकिन क्योंकि ये रॉन्गली कनेक्टेड है, तो फ्रॉम दिस ईएमएफ वी विल सबट्रैक्ट दिस ईएमएफ। आपने गलती ये कर ली कि अगर m सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है तो करेक्ट कनेक्टेड सेल्स कितने हैं? सॉरी, हाँ, या दिख रहा है स्क्रीन सब? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर या तो n सेल्स में से अगर m सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड हैं, तो करेक्टली जो कनेक्टेड है वो है n माइनस m सेल्स। तो n माइनस m सेल्स में से वी विल सबट्रैक्ट द m सेल्स। e, आप प्लीज e को कॉमन ले लो, इट विल बी n माइनस m, इट बिकम n माइनस 2m। दिस इज द राइट आंसर। चेक करो, समझ के लो प्लीज इसको। मैंने आपको बताया था जो रॉन्गली कनेक्टेड है वो ईएमएफ सबट्रैक्ट होता है, तो आपको ये इसका ईएमएफ होगा me, m सेल्स का ईएमएफ होगा me विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम n माइनस m। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी क्लियर? समझा ये? Yes, sir. ठीक है, Yes. दिस वाज सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज हो गया ये। अब आएंगे सेल्स इन पैरेलल पे। सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। सो नाउ पुट द हेडिंग सेल्स इन पैरेलल। ओके, now look at it, no need to draw anything, कुछ draw मत करो, just have a look। just have a look at this diagram। इसमें आपको ये 2 एंड पॉइंट्स दिख रही हैं, these are the end points। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही सब सेल्स कनेक्टेड हैं, these are the terminals I can say। तो देखो इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में ये तीनों सेल्स जो है E1, E2, E3, ओके, वो तीनों देखो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, इज इट? हाँ, अब इसमें जो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला है, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ,
टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन जो है वो 12th स्टैंडर्ड में रखा गया है। इन द 12th स्टैंडर्ड आल्सो यू आर हैविंग दिस चैप्टर अगेन। डेरिवेशन इसका 12th स्टैंडर्ड में रखा गया है, मतलब डेरिवेशन एक्चुअली 12th में नहीं है, लेकिन इसको डेरिवेशन करने के लिए, इसकी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक लॉ की नीड होती है। उस लॉ को बोलते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ नाम भी बता देता हूं मैं, किरचॉफ लॉ, लेकिन वो लॉ 12th में सिखाया जाता है। द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है। उस लॉ को बोलते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। सो डेरिवेशन नहीं, मैं इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। आप एक काम करो, पहले ये ड्रॉ कर लो, जस्ट ड्रॉ इट, देन आई विल गिव यू फॉर्मूला। ड्रॉ दिस। Yeah, done. ड्रॉ हो गया। अच्छा, इसके मैं आपको नेट ईएमएफ की फॉर्मूला बता देता हूँ, बट डेरिवेशन इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। द नेट ईएमएफ विल बी गिवन बाय नेट ईएमएफ इज गिवन बाय, ध्यान से देखो, E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3। ठीक, ध्यान से देखो, E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3, एंड उसके बाद फिर ये न्यूमरेटर में है, इट्स कंप्लीटली इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आएगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये है, काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लग रही है, प्रूफ कराना मुश्किल है इसका अभी तो। दिस इज अ राइट फॉर्मूला, डोंट वरी, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एक बात बता स्टूडेंट, इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या कि न्यूमरेटर में से वी टेक 1 by R1 1 by R2 1 by R3 कॉमन, वो नीचे के साथ कैंसिल हो जाए? No. Yes. मतलब ऊपर से ऊपर वाला जो टर्म है ना, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर उसमें से 1 by R1 1 by R2 1 by R3 जो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। और नो। हाँ, यस और नो? No. 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 इट्स सो अमेजिंग, कुछ स्टूडेंट ने यस भी बोला। मतलब आप 10th स्टैंडर्ड पास करके आए हो, एंड आई थिंक आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि 10th में आपका 70% तो होगा, कम से कम 65-70%, एंड यू आर सेइंग यस फॉर दैट। कैसे कॉमन ले सकते हो? कॉमन लेने के लिए कॉमन होना भी तो चाहिए। तो नहीं, कैंसिल नहीं होगा। अगर कैंसिल होता तो हम लोग कैंसिल करके सीधा वो फाइनल फॉर्मूला में आपको देता ना। नहीं नहीं, इट्स नॉट एट ऑल, ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है इसमें से। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, इफ यू टेक अ एलसीएम, मतलब न्यूमरेटर में जो है ना R1 R2 R3, उनका एलसीएम ले लिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर में R1 R2 R3 है उनका भी एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद वो डिनोमिनेटर पार्ट कट हो सकता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, बट बिफोर टेकिंग एलसीएम यू कैन नॉट कैंसिल ऑल दिस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। इसका देखो प्रूफ जैसे मैंने बताया नहीं दूंगा मैं, और पॉसिबल भी नहीं है, इट इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक आल्सो। से थोड़ा ध्यान में रखो इस फॉर्मूला को। चलो, इसमें मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। हैव यू रिटन दिस फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ, देखो अभी ये आपने सर्किट डायग्राम बनाया था, इसमें अगर आप देखोगे, the negative terminal of all the cells is on the right side and the positive terminal of the all cells is on the left side। तो ये सेल्स है ना, एक प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है। लेकिन बाय चांस अगर एक सेल को आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया, लुक हियर, मैं यहीं पे कर देता हूं। सपोज E1 E2 प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, E3 आपने ऐसा कनेक्ट किया, सी इट, सी E3 देखो मैंने उल्टा कनेक्ट किया है। E1 E2 का जो माइनस टर्मिनल है, E1 और E2 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो राइट साइड है, लेकिन E3 का पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड है। तो E3 इज अ सेल रॉन्गली कनेक्टेड ना।
तो अगर E3 सेल उल्टा कनेक्टेड है कंपेयर टू E1 E2 वो उल्टा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर उसका जो EMF है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. Here minus will appear. ये आपको लिखना नहीं है, आप एक नोट करके एक पॉइंट लिख दो, मतलब नीचे नोट करके लिख दो. ऐसे लिखो, if one cell is oppositely connected, then its EMF must be subtracted. If one cell is wrongly connected, या one cell is reverse connected, then its EMF must be subtracted. लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है स्टूडेंट. माइनस मैंने बोला जो रॉन्ग कनेक्टेड है उसको माइनस करेंगे, वो माइनस न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आने वाला है. डिनोमिनेटर में ना उसका रेजिस्टेंस जो है +1/R3 वो माइनस नहीं होगा, खाली न्यूमरेटर में माइनस आएगा. सर रिपीट. वो नोट वाली पॉइंट रिपीट करो. हाँ सर. If one cell is wrongly connected, wrongly, या ऐसे भी लिख सकते हो, one cell is reverse connected, then in the formula its EMF must be subtracted. Then in the formula its EMF must be subtracted. ठीक है. ऑब्वियसली जो अगर एक सेल उल्टा कनेक्टेड है उसको माइनस कर देना होता है एटलीस्ट. क्लियर. चलो स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग एक स्पेशल केस करेंगे, मतलब कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज बनाएंगे इसमें से. राइट ऑन एक स्मॉल हेडिंग डाल सकते हो, स्पेशल केस. अब देखो स्टूडेंट, स्पेशल केस क्या है? इफ n identical cells, if n identical cells of EMF E, so n identical cells हैं जिनका EMF E है, are connected in parallel. ठीक है, are connected in parallel. याद रखो सबका EMF सेम है E. n cells हैं, सबके सब कोई रॉन्गली कनेक्टेड नहीं है, सबके सब प्रॉपरली कनेक्टेड है. मतलब सबका नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ है, सबका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी तरफ है, राइटली कनेक्टेड है, नो रॉन्ग. बट n सेल्स हैं और सबके सब आइडेंटिकल है. तो आप लोग खुद ट्राई करो उनका नेट EMF कितना आएगा. देखो, यू ट्राई हाउ मच नेट EMF विल कम. यूज दिस फॉर्मूला. देखते हैं कौन आंसर निकालता है. नेट EMF कितना आएगा? राइटली कनेक्टेड है सब और n सेल्स हैं आइडेंटिकल. Yeah, anybody? How much will be net EMF? E1 upon R1. बोलो. E1 upon R1 plus En upon Rn उसके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R1 plus Rn. आपने बोला En upon R1. हाँ. एक बात बताओ, सबका EMF सेम है ना? तो Yes. सबका EMF सेम है, मतलब दिस E1 E2 E3 ये सब सेम है ना? तो कैन यू टेक E कॉमन? Yes. 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 अरे E कॉमन आ जाएगा ना बाहर. E1 E2 E3 ये सब सेम है ना, तो E कॉमन आ जाएगा. एक बार आपने E को कॉमन ले लिया तो फिर 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 it will be cancelling with the denominator ना. कोई मुझे राइट आंसर बता सकता है कितना आएगा? E. हाँ? E. E. Yes, you are correct. It's just E. E. अगर सबके सब आइडेंटिकल सेल्स होते ना तो नेट EMF E आता है. ये स्टूडेंट जो अपने फॉर्मूला, मतलब n सेल्स हैं या 4 सेल्स हैं या 6 सेल्स हैं 7 सेल्स हैं, डजंट मैटर. ये है, देखो आपने यहाँ पे n सेल्स लिए, लेकिन इस फॉर्मूला में n का टर्म ही नहीं आ रहा है. There's no term of the n coming. मतलब 4 सेल लोगे, 5 सेल लोगे, 10 सेल लोगे, सबके लिए एक ही आंसर आएगा E. It doesn't matter आप कितने सेल्स ले रहे हो, E आएगा.
स्टूडेंट ये प्रूफ करने की नीड नहीं है, आई थिंक आप समझ गए कैसे आएगा। ऐसे करो, इट विल बी लाइक E by R1 plus E by R2 plus E by R3 up to E upon Rn। तो E न्यूमरेटर में से E कॉमन आ जाएगा एंड देन रेजिस्टेंस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट E विल बी द आंसर। देखो ये जो चीज है ना, इसको हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। सी ध्यान से देखो, सपोज ये एक सेल है जिसका EMF E है, ये दूसरा सेल है जिसका EMF E है, और ये तीसरा सेल है जिसका EMF E है। लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, इसमें लोग लॉजिकली समझ सकते हैं इससे भी। देखो ये डायग्राम देखो, इज इट ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, देख लो। Yes. अब इमेजिन करो कि यहाँ से 1 कूलम का चार्ज आ रहा है, यहाँ से देखो 1 कूलम का चार्ज आया। अभी 1 कूलम का चार्ज है ना, वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, स्प्लिट्स इनटू 3। जो कुछ चार्ज है वो ऊपर वाले सेल से जाएगा, कुछ चार्ज मिडिल वाले सेल से जाएगा, और बाकी कुछ चार्ज नीचे वाले सेल से जाएगा। एक बात बताओ, जब जो चार्ज ऊपर वाले सेल्स में से जाएगा, ऊपर वाले सेल में से, उसको कितना एनर्जी मिलेगा? E क्योंकि उसका EMF E है ना। अगर मिडिल में से जाएगा तो कितना एनर्जी मिलेगा? जो चार्ज मिडिल में से जाएगा, जो नीचे से जाएगा E ओवरऑल। जब आप यहाँ पे आओगे ना, जब ये सारे चार्जेस, जो 1 कूलम का चार्ज ऐसे स्प्लिट हो गया यहाँ पे आ, तो 1 कूलम के चार्ज को 3E एनर्जी नहीं मिलेगा, E एनर्जी मिलेगा। अच्छा एक काम कर, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। 1 कूलम नहीं, अज्यूम करो कि यहाँ से 3 कूलम आ रहा है। 1 कूलम इज नॉट कमिंग, 3 कूलम इज कमिंग। 3 कूलम कैसे स्प्लिट होगा? ऊपर की ब्रांच में 1 कूलम जाएगा, मिडिल ब्रांच में 1 कूलम जाएगा, नीचे की ब्रांच में 1 कूलम जाएगा। 3 कूलम ले लेते हैं, चलो 1 1 1 में स्प्लिट हुआ, तो ऊपर जो 1 कूलम गया उसको कितना एनर्जी मिलेगा? E। मिडिल में से जो 1 कूलम गया उसको कितना मिलेगा? E। जो नीचे से गया उसको 1 कूलम, उसको कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर टोटल एनर्जी तो 3E मिल गया। 3E एनर्जी 3 कूलम को मिला ना, 3 कूलम को 3E मिला, 1 कूलम को कितना मिल रहा है? E। दैट्स व्हाई EMF इज E। मतलब इन सब सेल्स को हटा के मैं एक ही सेल लगा सकता हूँ ऑफ EMF E। 1 कूलम को E मिला ना, दैट मैटर्स। इसके लिए आंसर E रहेगा। ठीक है, ध्यान दो, लॉजिकली थोड़ा समझ सकते हैं इस चीज को। द नेट EMF इतना होगा। ठीक है, क्लियर विद दिस? Getting? Yeah. So आपका आंसर E आना चाहिए. It should not be any other answer. It should be E as the answer. Clear everybody? चलो, ये आपका सेल्स इन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो गया, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, अब क्या हम करते हैं, बिफोर आई प्रोसीड टू द लास्ट टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक बाकी है। बिफोर आई प्रोसीड टू दैट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ पैरेलल ग्रुपिंग के ऊपर। राइट ऑन वन न्यूमेरिकल लिखो। हाँ, कैलकुलेट द करंट passing through 10 ohm resistance in the following circuit. Calculate the current passing through 10 ohm resistance in the following circuit. लिखा? एक बार रिपीट करो ना सर। Calculate the current passing through 10 ohm resistance. Calculate the current passing through 10 ohm resistance in the following circuit. समझा? Yes. एक मिनट। ठीक, स्टूडेंट ये देखो, ये डायग्राम गिवन है आपको। सी, ये एक सेल है 5 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। ये दूसरा सेल है 1 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन 2 ओम्स, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम। वी वांट टू फाइंड आउट द करंट दैट विल रन थ्रू 10 ओम्स। इसमें ध्यान से देखो, माइनस प्लस टर्मिनल ध्यान से देखना। ड्रॉ इट।
ओके ड्रॉन। हाँ, अब क्या लगता है कैसे करेंगे? एनी आइडिया? स्टार्ट कैसे करें? ओके, शेयर विद मी, स्टार्ट कैसे करेंगे? एनी आइडिया? एनीबॉडी, एनी आइडिया? नो वन? सर करंट फ्लो से 0.4 एम्पियर। अच्छा, आंसर निकाल लिया क्या? एक बात करेंगे क्या? 0.4 पहला स्टेप क्या होना चाहिए वो बताओ मुझे। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस सब में? ई नेट। ई नेट। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो दो सेल्स हैं, दो सेल से कंफ्यूजन होगा ना। ये दोनों सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है विथ ईच अदर। तो मैं पहले क्या करूंगा, इनका पैरेलल ग्रुपिंग ले लेंगे, दे आर इन पैरेलल ग्रुपिंग। इनका मैं नेट ईएमएफ निकालूंगा। हाँ, फॉर्मूला ऐसा है, E1 बाय R1 प्लस लेंगे माइनस लेंगे? E1 by R1 माइनस ठीक है, दूसरा सेल प्लस ऑपोजिट E2 by कनेक्टेड है, R2। लेकिन डिवाइड में ऐसा होगा, डिवाइड में होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना? हाँ, तो अभी वैल्यूज डालो। वैल्यूज डालेंगे तो 5 वोल्ट अपॉन 2 ohms माइनस 1 वोल्ट अपॉन 2 ohms डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ऐसा आएगा ना? देखो, यस हाँ। अब पहले न्यूमेटर पार्ट को सॉल्व करते हैं। न्यूमेटर वाले पार्ट को आप सॉल्व करो, टेक एलसीएम एंड सॉल्व। न्यूमेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, सो नेट ईएमएफ आ रही है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ही आ रही है ना। इसका मतलब है मैं इन दोनों सेल्स को रिप्लेस करके एक ही सेल लगा सकता हूं ना, ऑफ नेट ईएमएफ हाउ मच? 2 वोल्ट। लेकिन अभी इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। ये देखो 2 ohms पैरेलल में है कि सीरीज में है? ये दोनों 2 ohms पैरेलल। तो याद करो, अगर दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 2 and 2, दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस पता है कितना होता है? 2 ohm। नहीं, देखो क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम एक स्पेशल केस बताया था। अगर कल ही बताया था, अगर दोनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है ना, 2 ohm RP is equals to R by N। हाँ, तो यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस है? 2 रेजिस्टेंस है, और Yes। कितने ओम्स की है? 2 ohms की है। 2 ohm। हाँ, तो R by N में क्या होगा? R by N में R भी 2 है और N भी 2 है। 1 ohm। याद रखो बेटा, बहुत इजी रहेगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है ना, 2 और 2, सो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इट विल बी 2 ohms डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। दो ही रेजिस्टेंस है ना, 2 upon 2 1 ohm। नेट रेजिस्टेंस 1 ohm आएगी। यस। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस वाले आप दूसरे तरीके से निकालो, 1 ohm ही आएगा। इसका मतलब है वी कैन रिप्लेस द 2 cells बाय अ सिंगल सेल। दोनों सेल्स को रिप्लेस करके मैं एक ही सेल लगा सकता हूं। देखो, ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm। तो सपोज दोनों सेल्स को रिप्लेस करके मैंने एक ही सेल लगा दिया, ये वाला, और नीचे याद है 10 ohms की रेजिस्टेंस है। सी दिस। तो अभी हमको ये फाइंड करना है द करंट दैट इज रनिंग थ्रू 10 ohms। ये देखो, सी दिस, ये करंट फाइंड करना है व्हिच इज रनिंग थ्रू 10 ohms। एनी आइडिया अब ये करंट कैसे निकालें? एनी आइडिया? बोलो। V is equals to IR। V equals to I। V इक्वल टू IR। तो V कितना लोगे? 2 वोल्ट। वो EMF है कि पोटेंशियल डिफरेंस है? अरे कल हमने एक फॉर्मूला नहीं बनाई थी, करंट इन एनी क्लोज सर्किट इज गिवन बाय नेट EMF ऑफ द E सर्किट upon अपॉन R R प्लस plus R। R। R ये plus R। लगाएंगे ना, Yes। EMF ऑफ द सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस गिव्स यू करंट। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ये लगेगी। तो EMF कितना है? 2 वोल्ट है, डिवाइड बाय R प्लस R, मतलब 10 ohm प्लस 1 ohm, ऐसा आएगा। 7। इट्स 2 by 11 एम्पियर्स। आंसर है 2 by 11 एम्पियर। ये है पूरा क्वेश्चन का आंसर। समझ के लो इसको। यहाँ पे दो सेल्स हैं, इसी दिस, विच आर रॉन्गली कनेक्टेड। तो दोनों सेल्स का हम लोग नेट ईएमएफ निकालेंगे बाय टेकिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेट ईएमएफ मिला 2 वोल्ट, तो इसका मतलब है दीज टू सेल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन सेल ऑफ 2 वोल्ट।
क्योंकि ये नेट है उनका। क्लियर? Yeah, completed. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके ना, सही। जैसे मैंने कल भी ऐसे आपको किया था कि 2 न्यूमेरिकल्स मैंने होमवर्क दिए थे। नाउ यू आर हैविंग अ लेक्चर डायरेक्टली नेक्स्ट वीक, राइट? सो मैं वापस आज 2 या 3 में भी 2 ही दूंगा शायद, 2 न्यूमेरिकल होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? अगेन यू ट्राई देम एंड ब्रिंग द आंसर नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस चालू रखो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी फिर फिजिक्स में, ठीक है? ओके, राइट ऑन वन होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क न्यूमेरिकल लिखो। देखो, a uniform wire of copper, a uniform wire of copper has resistance of 20 ohms, has a resistance of 20 ohms, full stop. It is bent in the form of circle. It is bent in the form of a circle, and its endpoints are joined. It is bent in the form of circle and its endpoints are joined. उसके endpoints को join कर लिया, full stop. Find the net resistance. Find the net resistance offered by the wire. Find the net resistance offered by the wire between 2 diametrically opposite points. Find the net resistance offered by the wire between 2 diametrically opposite points. समझा? रिटर्न? किसी को कुछ मिस हुआ है क्या? अभी बता दो, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा ये क्वेश्चन। And internal resistance 1 ohm, and internal resistance 1 ohm, comma, are connected first in series, are connected first in the series and then in the parallel, are connected first in the series and then in the parallel. Full stop. Find the ratio of the net EMF. Find the ratio of net EMF in the 2 cases. Find the ratio of net EMF in the 2 cases. ठीक है, लिखा? किसी कुछ मिस हुआ है तो बोलो। सर एक बार रिपीट करो ना। ठीक है, मैं पूरा रिपीट कर लेता हूं। 5 identical cells, 5 identical cells, each of EMF 5 volt, each of the EMF 5 volt, and resistance 1 ohm, are connected in series, first, are connected in series first, and then connected in parallel, then find the ratio of net EMF in the 2 cases. स्टूडेंट, ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया है ना, उसमें कोई भी सेल रॉन्गली कनेक्टेड नहीं है, सबके सेल प्रॉपरली कनेक्टेड है इन द ऑर्डर, कोई रॉन्गली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चंस आप करके लाओ। और तीसरा, मैं होमवर्क तीसरा न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग द न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क।